अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोजा और सेहत की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि हर रोज अफ्तार से पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूं फैजा रियाज और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। आज टीवी जो भी देख रहे हैं वो तो सबसे पहले टीवी के आगे इस वजह से बैठ जाए क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें मसले मसाइल आते हैं रोजे में, जो मुझे बहुत ज्यादा सुनने में आया है वो ये है कि हम रोजा रख लेते हैं लेकिन उसकी वजह से हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो ये है कि हमारा रोजा मकरू ना हो जाए, ये भी एक शरई मसला बना हुआ है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो आज हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि भाई ऐसे क्या वजह है, सहरी में हम ऐसी कौन सी कोताहियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत, वैसे ही हम 2 टाइम ब्रश नहीं करते और उसके बाद ये मसला फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर सलीमा नवीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए आपका रमजान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सेम फीलिंग जो हमारी लास्ट ईयर थी, क्योंकि उस टाइम भी कोरोना था और इस टाइम भी हमारे पास कोरोना है। लेकिन यस, बहुत सारी हमारी अभी जो प्रोटेक्शंस हैं लोग ले रहे हैं, पहले जो नहीं था इतना ज्यादा प्रिकॉशंस, तो आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल। सख्ती किया तो ले रहे हैं, अदरवाइज कोई सख्त नहीं ले रहा था, कोरोना को सीरियस ले ही नहीं था। लेकिन आई होप, दुआ है कि रमजान में कि इस कोरोना से हमारी जल्दी जान छूटे। मैं स्पेसिफिकली अगर आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो मुझे मसला सुनने को मिलता है वो यही है कि हमारे दांतों से ब्लड बहुत ज्यादा आता है, हमारे गम से ब्लड बहुत ज्यादा आता है। क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि मुझे लगता है ओरल हाइजीन को सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं लोग रमजानों के अंदर, क्योंकि जाहिर है बहुत टाइम का आपका स्टार्वेशन होता है, आप रोजे में होते हैं और आप सफाई नहीं रख पा रहे होते हैं और कभी कभार आपके मामूल के हिसाब से आप ब्रशिंग जो हैबिट आपकी होती है स्केड्यूल्ड, वो आप नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स और मैं कहूंगी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो आती हैं वो एक तो आपने खुद बताया गम ब्लीडिंग की, यानी खून निकलना मसूड़ों से। दूसरा मेन प्रॉब्लम माउथ बेड ब्लीडिंग की, यानी जिसे हम हेलिटोसिस कहते हैं। मैं इन दोनों पे आज चाहूंगी कि इसमें मैं थोड़ी सी लाइट डालूं। सबसे पहले तो गम ब्लीडिंग मैं बताना चाहूंगी कि उसकी खास वजह ये होती है कि जब आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, सफाई नहीं रखते, तो जाहिर सी बात है आपके मसूड़ों के ऊपर वो सारे प्लाक कैलकुलस जमा हो जाते हैं एग्जैक्टली। और फिर जब वो गश आउट नहीं होते तो वो अपनी जगह बना के आपके मसूड़ों को कमजोर करते हैं। और जब आप अफ्तार में इतना खाने के बाद जब वो आप जाहिर सी बात है ब्रशिंग करते हैं तो वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। कितने टाइम तक ब्रश करना चाहिए? आपने बता दिया कि सर्कुलर मोशन में कितने टाइम तक और कितनी बार दिन में? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रमजान का हमारा फोकस है तो मैं उसी को लोगों के लिए एड्रेस करूंगी। सहरी का आपका टाइम एक ले लें। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे लिक्विड्स ले लिए, आपने बहुत सारे जूसेस ले लिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहे थ्रू आउट दी टाइम जब तक आपका इफ्तार ओपन ना हो जाए। उसके बाद आप आधे घंटे तक वेट करें, आधे घंटे के बाद आपने ब्रशिंग करनी है। इसका एक खास रीजन है। आधे घंटे बाद कीड़ा अपना असर शुरू करता है। आपने जो चाय पी है या आपने दही खाई है, लस्सी पी है, जूस लिया है, एनीथिंग यू हैव टेकन, वैसे तो लिक्विड जितना आप लें तो वो आप हाइड्रेटेड रहते हैं एंड यू डोंट फील लाइक थर्स्टीनेस या स्टार्वेशन नहीं होती। अगर आपने वो सब ले लिया, आधे घंटे बाद आपका एक होना चाहिए कि आप ब्रशिंग करें और ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग करें। अक्सर ऐसा होता है हम खाना खा लेते हैं और फ्लॉस नहीं करते ब्रश करने के बाद, तो वो खाना इम्पैक्ट हो जाता है हमारे दांतों के दरमियान में और फिर वो होता है कि स्मेल भी देता है और साथ साथ वो खुदा न खासा हमारे रोजा टूटने का भी खतरा होता है हमें। तो हम ये कहते हैं कि फौरन ब्रशिंग के बाद आप फ्लॉस करें ताकि दांतों के दरमियान कोई भी खाना अगर फंस गया है तो वो वक्त ही तौर पर आपका निकल जाए। तो ये हम पेशेंट्स को बहुत रिकमेंड करते हैं। और इफ्तार का सेकेंड टाइम आया हमारे ब्रश का, तो वही 2 मिनट तक आप ब्रशिंग करेंगे सर्कुलर मोशन में, राउंड मोशन में, आपने टीथ पे किया, टंग पे किया। और जब आपने रोजा खोला है तो कोशिश करनी है कि आप कोई जूस यानी फ्रूट जूस जो आप नेचुरल अगर फ्रूट जूस पी सकते हैं तो उससे या वेजिटेबल्स या आपके खाने में वेजिटेबल्स हो, वो आपको जल्दी से हाइड्रेशन भी करेंगे और दूसरी चीज आपके दांतों के लिए आपकी रीमिनरलाइजेशन करेंगे। अब ये रीमिनरलाइजेशन क्या होता है? वंस आई विजिट अ डेंटिस्ट तो ही टोल्ड मी कि आप फ्रेश जूस तो ले लेते हैं, वो फौरन से पी लेते हैं और सीधा स्टमक पे चला जाता है, आपके दांतों को क्या फायदा दिया? उससे बेहतर आप अपने फ्रूट्स को क्यूब्स में काटें, उन्हें दांतों में चलाएं। हाँ एग्जैक्टली, ताकि वो आपके दांतों को भी उसी तरह से नरिश करे। रॉ सबसे अच्छी चीज होती है जी। अगर आप रॉ लेंगे तो उसमें फायदा होता है कि यू आर गेटिंग ऑल दी मिनरल्स एंड विटामिन्स ऑन योर टेबल। समझ लें आपको वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वाटरी चाहिए, हमें ज्यादा सॉलिड्स नहीं, तो आप वो जूस कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास बेशुमार है, लेकिन समथिंग विच गिव्स यू रीमिनरलाइजेशन। दांतों के अंदर अक्सर रोजों में ये होता है कि आपकी डीमिनरलाइजेशन हो जाती है क्योंकि आप कुछ लोग ब्रश प्रॉपर नहीं करते और वो फ्लोराइड भी नहीं होता, तो वो आपकी डीमिनरलाइजेशन होती है, यानी आपके मिनरल्स को खत्म करता है।
तो जब आप रोजा खोलते हैं इफ्तार के वक्त, तो हम ये रिकमेंड करते हैं डेंटिस्ट के आप फौरन से कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल लें, ताकि वो आपकी जो डिटोरिएशन हुई है चीजों की वो आपको वापस मिल जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना ज्यादा ऑयली खाना खाएंगे, इतनी ज्यादा आप चीजें लेंगे जो कि आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल देगा और आपको सारे नेगेटिव पेलनेस, जो दांतों का पीलापन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी बहुत वजह होती है। दो तरीके की चीजें हैं, मैं बात करूंगी। एक होती है स्टेनिंग और एक होती है डिस्कलरेशन। स्टेनिंग आपकी यूजुअली एक्सटर्नल होती है, जैसे कि चाय पी ली, जूस पी लिया, सिगरेट पी ली, ये सारी चीजों से हो रहा होता है। आपकी पिगमेंटेशन होती है जो आपकी इनहेरिट भी हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी को मेरे काले गम्स थे तो उनके भी काले गम्स थे और सब पूरी फैमिली में रन हो रहा है, या फिर कोई चीज जैसे टैटूज वगैरह हो गए, आपने कोई फिलिंग कराई उसकी वजह से आपको हो गया। तो लोग इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ज्यादातर हमारी कॉमन में स्टेनिंग देखी गई है और वो चाय की वजह से होती है या कॉफी की वजह से होती है या स्मोकिंग की वजह से होती है। तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 मरतबा नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी कुलियां करें। ये एक नेचुरल है जो गला साफ होता है, दांत साफ होते हैं, जितने भी कैविटीज होते हैं, गंदा पानी जितना मुंह में होता है वो तो आप उसको वैसे ही निकालना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये चीज हम कहते हैं कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करें। और अगर आप माउथ वॉश करना चाहते हैं तो रमजान के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेज आप करें। इनकेस अगर आपका कोई भी इंग्रेडिएंट रहा है तो वो एटलीस्ट आप उसको स्वॉलो ना कर लें। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी हैं, स्मार्ट है, कि वो स्वॉलो नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, लेकिन हम किसी को भी एरर के चांसेस होते हैं तो हम उनको पहले से कह देते हैं कि नॉन अल्कोहलिक आप करें, ताकि वो उनमें कंटेंट पढ़ लें कि वो लिखा हुआ होता है मसला आपको होना रमजान। अच्छा, हमारे मैंने एक डेंटिस्ट को सुना है कि मतलब अब आप अपने दांतों को भी ब्लीच कर सकते हैं, जैसे लड़कियां अपने मुंह को करती हैं, वैसे आप दांतों को भी ब्लीच कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी एक टेक्निक होती है, जैसे स्केलिंग पॉलिशिंग होती है, उसके बाद एक होती है ब्लीचिंग, विच इज ऑल्सो यूजुअली कंसिडर्ड एज व्हाइटनिंग ऑफ टीथ। एग्जैक्टली। एंड पीपल आर वेरी आफ्टर, मतलब आफ्टर दिस थेरेपी बहुत ज्यादा लोग इसके पीछे हैं। इसका एक खास रीजन ये है कि लोग कहते हैं कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से हमारे वो स्टेन्स नहीं जा सकते। एक्चुअली लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम एशियंस हैं और हमारा एक नॉर्मल कंटूर है दांत के कलर का भी और हमारे हर चीज का, स्किन का भी। तो लोग चाह रहे होते हैं कि हम ज्यादा ब्राइट कर दें उसको, तो वो फिर व्हाइटनिंग की तरफ जाते हैं। डेंटिस्ट बहुत सारे रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं थोड़ा सा चाहती हूं कि उस तरफ ना जाए ज्यादा, अपने नेचुरल टोन को आप एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट योर ब्यूटी, यू नो। तो अच्छा, इज दैट साइड इफेक्ट हमारे गम्स के लिए, या मैं कहूंगी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। बहुत सारे लोगों की सेंसिटिव होती है इनामल। हमारी लेयर्स होती है दांतों की 3, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। तो इनामल सबसे आउटर लेयर होती है, अगर वो बहुत थिन है तो अगर आपने करवा लिया तो आपको सेंसिटिविटी बहुत हो सकती है। और अगर आप ठीक है, आपको अगर नहीं इस पे कोई साइड इफेक्ट है तो यू कैन गो अहेड विद दैट, मतलब इट्स ओके। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन ये सबकी विश होती है जो हर पेशेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसको चूज करता है। कर सकता है। अच्छा, मैंने कहा साथ ही अगर आई हैं तो इनसे फायदा उठा के, बिकॉज आई हर्ड बहुत सी लड़कियां जिनकी शादी हो रही है तो वो ये करवाने के जा रही है। स्केलिंग का और पॉलिशिंग का तो पता है, लेकिन अब ये व्हाइटनिंग भी आ गया। अपनी अगर मुस्कुराएं तो आपके दांत बिल्कुल सफेद मोतियों की तरह चमके। लेकिन उसकी हिफाजत के लिए अब अगर उसकी प्रिकॉशंस हम पहले कर रहे थे कि क्या हम कहाँ पे गलतियां कर जाते हैं, हमें क्या कुछ करना चाहिए। अगर जैसे आप एनेमल की बात कर रहे हैं, उसकी हिफाजत के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो सारा विटामिन वो जो हमारे दांतों को फायदेमंद है। क्योंकि जैसे जैसे एज हमारी ज्यादा होती है, कोई एक दांत की फिलिंग करवा रहा है, कोई दांत निकलवा रहा है, यही सब कुछ चलता रहता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारा, मैं कहूंगी फूड पिरामिड है, उसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर चीज एतदाल में बहुत जरूरी होती है। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा हमें रीमिनरलाइजेशन देते हैं। इसमें मिल्क भी है। हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि फाइबर वाली चीजें लेनी चाहिए, सीरियल्स लेनी चाहिए, रोटी लेनी चाहिए। वो दांतों के लिए बहुत, वो उसको मजबूत करते हैं, दूध मजबूत करता है। सिर्फ आपकी क्लीनलीनेस आपके लिए जरूरी है। आप कुछ भी खा रहे हैं रादर देन ये चिकनाई को थोड़ा सा छोड़ के, और मैं कहूंगी ज्यादा एसिडिक जैसे ड्रिंक्स हो गया, सोडा, वो एसिडिक अटैक्स हैं, चॉकलेट्स, ये एसिडिक और ये आपके बैक्टीरियल अटैक्स होते हैं जिनकी वजह से आपके दांत कमजोर होते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर चीज एतदाल में खाएं। अगर आपका दिल करता है चॉकलेट खाने का तो आधे घंटे बाद कुली कर लें। बच्चों में भी हैबिट करें कि कुली करवा लिया करें। जुबान पे जो है वो आपने ब्रश करना है। ये सारी चीजों के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा सीरियल्स लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट्स लें, वो बहुत अच्छा है आपके दांतों के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इटसेल्फ हमारी बोन्स ही है।
अच्छा, किसी के नेचुरली इनहेरिटेड, जैसे आपने पहले बोला कि कुछ लोग अब जैसे मैं अपनी अगर फैमिली की बात करूं तो मेरी मदर के इनहेरिटेडली वीक हैं, अगर मुझे भी लगता है कि मेरे भी उसी तरह से वीक होंगे, तो ये क्या इफेक्ट, इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? फिर आपने जो है ना ये देखना होता है कि किस तरह से वीक है। अगर वो दांत हिलने की बहुत बीमारी, यानी कि ऐसा लगता है आपको कमजोर है बहुत ज्यादा, अगर आर्थराइटिस का कोई इशू है तो उसको डील करें, उसकी मैनेजमेंट करें। तो ये इंटरवेंशनल एक अप्रोच होता है। उसमें ये होता है कि हमारे रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो जॉइंट्स के डॉक्टर होते हैं, उनको हम लेते हैं अपने साथ ऑन बोर्ड और साथ साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो उनकी मेडिकेशन साथ चलती है और हमारी रिकमेंडेशन साथ चलती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल आपकी अम्मी की लेती हूँ। अगर आप कहती हैं कि मेरी अम्मी की दांत कमजोर है, वो बहुत जल्दी हिल जाते हैं वो जो भी खाती हैं, तो अंडरलाइनिंग हम देखेंगे कि इनकी जोड़ों के साथ उनकी डायबिटिक का इशू तो नहीं है, अगर है तो उसको भी डील करना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो कमजोर दांत हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं उनको कि सबसे ज्यादा आप ये करें कि अपने दांतों की सफाई रखें। नंबर 2, अगर ऐसा आपको लगता है कि दांत हिल रहे हैं तो आपकी गम की एक सर्जरी होती है, जिससे हम यूजुअली कहते हैं कि ग्राफ्टिंग और फ्लैपिंग ऑफ योर गम्स। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ हिस्से लेते हैं कहीं भी आपकी बॉडी के पार्ट से और उसको हम लगा देते हैं आपकी गम्स के लेवल पे। उससे ये होता है कि जो एरिया आपका एक्सपोज था और दांत हिल रहे थे वहां पे वो कवरेज हो जाता है। ये एक हम कहते हैं एक्सटेंसिव हमारी सर्जरी होती है, लेकिन ये वेरी रिकमेंडेड है, पेरिडोंटोलॉजी का हमारा डिपार्टमेंट है, वहां पे होती है। और हर पेशेंट की अंडरलाइनिंग कंडीशंस को देखा जाता है, कोई ड्रग्स पे तो नहीं है, ऐसी मेडिसिन पे कि जिसकी वजह से उसके दांत कमजोर है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता भी है कि अगर आपने कुछ ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी समटाइम्स आपके 3 से 4 दांतों में कोई भी साइड पे पेन होना, फॉर ऑल ऑफ द सडन आप बात भी कर रहे हैं तो आपके आगे वाले दांतों में दर्द हो जाएगी या पीछे कहीं दर्द हो जाएगी, 3-4 दांतों में छोटे से पोर्शन में, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है। एक होता है रेफर्ड पेन। हमारी टर्म में रेफर्ड पेन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कीड़ा यहाँ पर है और आपने कहा यहाँ है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपका कोई न्यूरोलॉजिकल इशू जो है आप यहाँ पे उसको फील कर रहे हैं। ये रेफर्ड पेन्स भी हो सकते हैं। कुछ जॉइंट के इश्यूज होते हैं जिसे हम TMPDS कहते हैं। हमारा एक जॉइंट होता है जो जबड़ों का मसला अक्सर लोगों में होता है, बहुत टेंशन और बहुत ज्यादा देर तक खुले रखने की वजह से जबड़ों का मसला बन जाता है, उसका भी दर्द यहाँ तक जाता है, कान तक जाता है। अक्कल की दाढ़ का दर्द कान तक जाता है। तो ये रेफर्ड पेन्स कहते हैं इसे हम, जो आपकी इसमें कुछ होते हैं प्रोजेक्टेड पेन्स। वो होते हैं कि एक जगह आपका पेन हुआ और वो दूसरी तरफ फोर्स उसका सेम चला, यानी कि यहाँ दर्द था तो यहीं से वो चलता रहेगा आगे, यहाँ है तो यहाँ से चलता रहेगा आगे। तो कुछ अलग अलग टाइप्स के पेन्स होते हैं। देखना ये होता है कि ठंडा गर्म तो नहीं लगता आपको, मीठा खाने पे दर्द तो नहीं होता। अगर मीठा खाने पे दर्द होता है तो रूट कैनाल का इशू हो सकता है। अगर ठंडा गर्म लगता है तो ये जड़ों का सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है। तो हम हर तरीके से उस चीज को डील करते हैं, कोशिश करते हैं। और अगर जड़ पड़ी है और उसका चबाने पे दर्द है तो मसूड़ा लग रहा है आपके खाली जगह पर, तो वो आपको उस दांत को एक्सट्रैक्ट करवाना होता है जो छोटा सा आपको तंग कर रहा है उस टाइम पे। तो हर इशू को हम डिफरेंट एंगल से, मैं कहूंगी डेंटिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसमें हर मसले के लिए हम उस तरह डील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मकसद आपको बुलाने का यही था कि हम जितना तंग है अपने दांतों से, कुछ अच्छे मशवरे आप दें ताकि हमारे दांत जो हैं वो मजबूत हो सके, हमारा ईमान भी और हमारी सेहत भी फिट रह सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।